हेलो दोस्तों, आज हम इग्नू 2017 का जो पेपर है उसमें शिक्षण अधिगम और विद्यालय से रिलेटेड है ये। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 56 नंबर से। शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना किसका उत्तरदायित्व है? अभिभावकों का, अध्यापकों का, विद्यार्थियों का या समाज का? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है शिक्षा की उद्देश्य निर्धारित करना, वो होता है अध्यापकों का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करके जाएं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 57 है, विद्यालय अपने कार्यक्रमों की सहायता से शिक्षार्थियों की मदद करता है। विद्यालय जो अपने कार्यक्रम है उनकी सहायता से शिक्षार्थियों की कैसे मदद करता है? संस्कृति ग्रहण करने में, संस्कृति का विरोध करने में, अन्य संस्कृतियों की उपेक्षा करने में या उन्हें संस्कृति संपन्न बनाने में। तो जो विद्यालय है अपने कार्यक्रमों की सहायता से शिक्षार्थियों की मदद करता है वो उन्हें संस्कृति संपन्न करने में। इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा 58वां। सभी विद्यार्थियों की गृह कार्य में रुचि पैदा करने के लिए वे होनी चाहिए एक समान स्तर के या शिक्षार्थियों की योग्यता के अनुसार, केवल पुस्तक में से या पुस्तक के बाहर। तो यदि आप विद्यार्थियों को गृह कार्य में रुचि पैदा करना चाहते हैं तो उनकी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार आपको उनको कार्य देना चाहिए, तभी उनमें गृह कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 59, नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है के लिए? ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिए, या ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए, या सर्व शिक्षा अभियान पूर्ति के लिए, या ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के अपव्यय रोकने के लिए? तो इसका हमारा स्पष्ट और सही आंसर हो जाएगा बी, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 60, एक प्रभावी शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? जो एक प्रभावी शिक्षक होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? पढ़ाए गए विषय के बारे में गहन ज्ञान। एक प्रभावी शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण होता है पढ़ाए गए विषय का गहन ज्ञान, एक सख्त अनुशासक, छात्रों के साथ अच्छा समन्वय, या एक अच्छा प्रेरक होना। प्रभावी शिक्षक का सबसे इम्पोर्टेंट गुण होता है कि छात्रों के साथ उसका क्या होना चाहिए? समन्वय होना चाहिए, तभी वह उसमें अच्छे गुण प्रदान कर सकता है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा 60 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 61, बेसिक शिक्षा धारणा का प्रतिपादन किया गया? जाकिर हुसैन द्वारा, राजेंद्र प्रसाद द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, या रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा? तो जो इसकी धारणा का जो प्रतिपादन किया था वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और जो राजेंद्र प्रसाद थे ये प्रथम फर्स्ट नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और ये तीसरे नंबर के थे जाकिर हुसैन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 62 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि विद्यार्थी हमेशा समूह में बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा ऐसा कहा गया है। ये इससे शिक्षकों द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के बेहतर अवसर प्रदान करता है। बालकों का विकास भिन्न भिन्न दरों से होता है और भिन्न भिन्न प्रकार से सीखते हैं। तो इसका हमारा स्पष्ट सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि बालकों का जो विकास है वो भिन्न भिन्न दरों से होता है और भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। तो ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारे इसमें। क्वेश्चन नंबर 63 है, यदि कोई बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इससे काम करने में सुगम है तो उसे हतोत्साहित करना चाहिए, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, बाएं हाथ से लिखवाना चाहिए, बिल्कुल ये करा सकते हैं, उसकी प्राथमिकता की अनुमति देना चाहिए, ये भी करा सकते हैं, चिकित्सा सहायता लेने के लिए भेजा जाना चाहिए,
ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कि उसकी जो प्राथमिकता है उसको अनुमति देना चाहिए। इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64वां है, अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चों द्वारा की गई गलतियाँ ये दर्शाती है कि कोई अधिगम नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं है। अधिगम उसी वातावरण में प्रभावशाली होता है जो शिक्षार्थी के लिए संवेगात्मक और सकारात्मक संतुष्टि करने वाला हो। अधिगम के किसी भी स्तर पर संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है, बिल्कुल होता ही है। अधिगम मूलभूत रूप से एक मानसिक क्रिया है या गतिविधि है। तो इसका जो हमारा सही हो जाएगा कि अधिगम उसी वातावरण में प्रभावशाली होता है जो शिक्षार्थी के लिए संवेगात्मक सकारात्मक संतुष्टि प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 65, गृह कार्य देने का लाभ यह है कि शिक्षार्थी घर पर व्यस्त रहे, ऐसा नहीं है। घर पर अध्ययन करे, बिल्कुल हो सकता है। उनकी प्रकृति की जांच की जा सकती है या स्वाध्याय की आदत विकसित की जा सकती है। इसका जो सही और उचित आंसर हो जाएगा हमारा डी, स्वाध्याय की आदत का विकसित हो सकती है। इससे गृह कार्य देने का मकसद ये रहता है कि वो स्वाध्याय की आदत पड़ जाए बच्चों में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 66, एक क्षेत्र भ्रमण की व्यवस्था की गई है। भ्रमण करने के लिए, अन्य लोगों को काम करते हुए देखने के लिए, क्रिया के अर्थ पर ध्यान देने के लिए या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो भ्रमण की व्यवस्था की गई कि भ्रमण करने हेतु भी बिल्कुल सही है, लोगों को काम करते हुए देखने के लिए भी है, क्रिया के अर्थ पर ध्यान देने के लिए भी है। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छात्र सुस्त होते हैं परियोजना विधि में, खोज विधि में, व्याख्यान विधि में या प्रश्नात्मक विधि में। बाकी विधियों की तो बात करें तो इनमें सब में एक्टिव रहता है छात्र, लेकिन जो व्याख्यान विधि है ये केवल शिक्षक केंद्रित है, इसलिए इसमें छात्र क्या होता है, सुस्त होता है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन रहेगा सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ है विज्ञापन का प्रभाव, उपयोग की नकल का प्रभाव, मनोरंजन का प्रभाव या प्रयोग का प्रभाव। तो प्रदर्शन का प्रभाव है कि मनोरंजन का प्रभाव होना चाहिए। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा नकल, हाँ, उपयोग की नकल का प्रभाव। जो प्रदर्शन यानी कि प्रदर्शन को देखते हुए पालक नकल करके उसकी प्रकार अपना कार्य संपन्न कर सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 59, डिसलेक्सिया एक है शारीरिक विकलांगता जिसमें लिखने की अक्षमता बेकार उंगलियों से प्रभावित होती है, कमजोर दृष्टि से जुड़ी पढ़ने की अक्षमता, औसत बुद्धि के बावजूद धारा प्रवाह और सटीक समझ के साथ पढ़ने में कठिनाई, श्रवण बाधित होने से जुड़ी भाषा आधारित सीखने में कठिनाई। तो इसका जो डिसलेक्सिया होता है इससे होता है कि औसत बुद्धि के बावजूद धारा प्रवाह और सटीक समझ के साथ पढ़ने में कठिनाई, ये पढ़ने से रिलेटेड होती है डिसलेक्सिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 70 है, यदि आप अपनी कक्षा में किसी विद्यार्थी को कुछ अजीब पोशाक पहने हुए पाते हैं तो आप क्या करेंगे। छात्र से कक्षा में उपस्थित न होने के लिए कहें, उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे कक्षा में ऐसे कपड़े ना पहनने की सलाह देंगे या कोई ध्यान नहीं देंगे। तो अगर कोई अजीब कपड़े पहन के आता है तो उससे क्या करेंगे, कक्षा में ऐसे कपड़े ना पहनने की सलाह ही दी जाएगी, ना कि उसका मजाक उड़ाएंगे और ना उपस्थित होने के लिए कहेंगे। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 71, कुछ विद्यार्थी पढ़ाई में पिछड़े होते हैं, उनके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होगा। कठोर, सहानुभूतिपूर्ण, उदारतापूर्ण या प्रेमपूर्ण। जो बच्चे पढ़ाई में पिछड़े होते हैं उनके प्रति जो हमारा जो दृष्टिकोण रहेगा वो सहानुभूतिपूर्ण रहेगा, ना कि कठोर, ना उदारतापूर्ण या प्रेमपूर्ण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 है, बच्चों के अध्ययन में खेल थेरेपी को अपनाया जाता है, शैक्षिक प्रक्रिया को आनंदमय बनाएं, बच्चों के आंतरिक उद्देश्यों और जटिलताओं को समझने के लिए
शिक्षा को अधिक गतिविधि केंद्रित बनाएं। शिक्षा में खेल गतिविधियों के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए। तो जो खेल थेरेपी होती है, इससे क्या होता है, बच्चों की आंतरिक उद्देश्यों और जटिलताओं को समझने में मदद मिलती है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 72 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चले जाएं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 74, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में स्कूलों को निम्नलिखित में ध्यान देना चाहिए। दैनिक जीवन की बाधाओं का सामना करने के लिए गुणों का विकास, अच्छी नागरिकता के लक्षण का विकास, शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए तैयार, या देश द्वारा पोषित मूल्यों का समावेश। तो इसका जो लोकतांत्रिक देश में जो स्कूल को निम्नलिखित पर ध्यान देना चाहिए वो है देश द्वारा पोषित मूल्यों का समावेश पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 75वां क्वेश्चन है, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि एक छात्र किसी सिद्धांत को तभी समझता है जब वह इसके और उदाहरण दीजिए। इसका उपयोग उन समस्याओं को हल करने में करें जिन पर यह लागू है। जब उसका दोबारा सामना हो तो उसे दोबारा पहचाने। पूछे जाने पर सिद्धांतों को याद करें। तो यदि सुरक्षित रूप से माना जा सकता है ये कि छात्र किसी सिद्धांत को तभी समझ सकता है जब उसके उपयोग उन समस्याओं को हल करने में करे जिन पर यह लागू होता है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जहाँ भी जरूरत पड़े वहाँ लगाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 73वां क्वेश्चन है, विद्यालय समय सारणी प्रभारी के रूप में आपके अनुरोध के बावजूद एक शिक्षक हमेशा लेट आता है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? अन्य शिक्षकों की उपस्थिति में उसका अपमान ये नहीं करेंगे, उसे समय पर आने की सलाह देंगे, ये भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल को रिपोर्ट करें, इसके प्रति उदासीन रहें। तो यदि कोई टीचर हमेशा लेट आता है या देर से आता है आपने प्रभारी के रूप में, तो आप उसकी शिकायत प्रिंसिपल से कर सकते हैं। उसे बता सकते हैं कि ये टीचर लेट आता है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 77वां है, प्रत्येक शिक्षार्थी अद्वितीय है, अर्थात कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी क्षमताओं, रुचि, प्रतिभा में एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल। शिक्षार्थी में कोई सामान्य गुण नहीं होते हैं, ना ही वे सामान्य, ये भी नहीं हो सकता इसमें, बिल्कुल होते हैं उनमें अलग अलग। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम संभव नहीं है। विषम कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी क्षमताओं, रुचि और प्रतिभा में एक जैसे नहीं होते, यानी कि ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। अद्वितीय का मतलब यही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 78वां है, सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। प्रशिक्षण पैकेज का उपयोग करना जो पॉलिसी अच्छी तरह से तैयार किया गया हो, इसे आवासीय कार्यक्रम बनाना, सहकारी दृष्टिकोण का उपयोग करना, प्रशिक्षण अनुवर्ती प्रक्रियाओं का अभ्यास कराना। तो इसमें क्या करना चाहिए? अधिक प्रभावी बनाने के लिए सहकारी दृष्टिकोण का उपयोग करना चाहिए, तभी ये अधिक प्रभावी बन सकता है। यानी इसका 78वां का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79 है, NCTE की बीएड पाठ्यक्रम रूपरेखा 2014 में शिक्षा में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया गया है? IT यानी सूचना प्रौद्योगिकी, ICT सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ET यानी शैक्षिक प्रौद्योगिकी, या CT संचार प्रौद्योगिकी। जो ये NCT बीएड पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा 2014 थी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था ICT यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए और सब्सक्राइब करके लाइक करके ज़रूर जाएं। तो इसका हमारा
लास्ट क्वेश्चन देखिए, 80वां, फिल्म देखते समय एक व्यक्ति कितनी इंद्रियों का उपयोग करता है? 1, 2, 3 या 4? जो एक व्यक्ति होता है वह अपनी कितनी इंद्रियों का उपयोग करता है? इंद्रियों की बात करें तो व्यक्ति कम से कम 3 इंद्रियों का यूज करता है। तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग और इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए मित्रों।